हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, ये नहीं। अब उसी से रिलेटेड एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई डॉट है, किस पॉइंट पर है, इसके ऊपर एक स्लैब रखा हुआ है। मान लेते हैं इसका थिकनेस T1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। इसके ऊपर एक वाटर का लेयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इसका थिकनेस T3 है, T2 है। इसके ऊपर मान लेते हैं कोई ऑयल है जो इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 और इसका थिकनेस कितना है, T3। जब ऊपर से इसको ऑब्जर्व करेगा कि कहाँ दिखाई देगा, ये यहाँ दिखाई नहीं देगा, ये कहीं यहाँ या यहाँ दिखाई देगा। मान लेते हैं यहाँ दिखाई देगा। मान लेते हैं कौन सा पॉइंट पर, ये H मान लेते हैं। अगर केवल एक स्लैब रहता, जैसे पिछला क्लास में बताए थे, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका थिकनेस T है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ है, तो यहाँ पर देखने पर ही दिखाई तो यहाँ देता था P1 पर। तो एपरेंट डेप्थ P1H बराबर आया था T/μ, ये ना था। यहाँ देखो तो P1H कितना के बराबर होगा, इस मीडियम के कारण T1/μ1, इसके कारण और ऊपर वाले के कारण अगर और आता तो इसी तरह T3/μ3 प्लस T4/μ4। नहीं, न्यूमेरिकल में इस तरह का काम आएगा। अब देखिए यहाँ पर रिलेशन बिटवीन रियल हाइट एंड apparent height। Also find the apparent shift। मान लेते हैं यही लेक है जो फुल ऑफ वाटर है। यही इंटरफेस है जो किसके कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में। इधर एयर है और इधर वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, किस पॉइंट पर, यहाँ इसके अंदर कोई स्विमर है जिसको बाहर क्या कर रहा है, देख रहा है। तो देखने पर क्या P पॉइंट यहीं पर दिखाई देगा, नहीं देगा। ये कहाँ दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। देखिए कैसे, यहाँ से एक नॉर्मल इंसिडेंट होता है, जो रे नॉर्मल इंसिडेंट होता है उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, ये सीधा चला गया, दूसरा इस डायरेक्शन में आया। नॉर्मल डालें, ये एंगल कितना, तो ये भी एंगल आई। लेकिन रे ऑफ लाइट रेयर से किस पे जा रहा है, इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर क्या हुआ, ये झुक गया। इसका मतलब ये ऑप्टिकली कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ई और ई दोनों कैसा रे है, डाइवर्जिंग बीम है,
दोनों रियल में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, जब दो रिफ्रैक्टेड रे या मिनिमम दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहीं पर क्या बनता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो रे को किधर मोड़े, पीछे की ओर, और इसको भी पीछे की ओर। इसका मतलब यहाँ से जब देखेगा तो पी पॉइंट कहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। तो कह सकते हो पी से एच का जो डिस्टेंस हुआ ये रियल हाइट हुआ, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ, एपरेंट हाइट हुआ। ये एंगल मान लेते हैं कितना है, आर, तो ये भी एंगल कितना के बराबर होगा, आर के बराबर होगा। यानी रे ऑफ लाइट एयर से किस पे जा रहा है, वाटर में। ए म्यू डब्ल्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि बेंड कौन सा मीडियम कर रहा है, तो जो बेंड कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, म्यू वाटर बाय म्यू एयर, है ना। साइन आई इस ट्रायंगल में देखो तो P कितना की इक्वल, ये मान लो P Q और ये R, P कितना की इक्वल QH, और H कितना की इक्वल PQ। अब साइन और इस ट्रायंगल में इसका परपेंडिकुलर कितना है, और हाइपोटेनस कितना की इक्वल है, P1Q। ये दोनों कैंसिल। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एयर का कितना 1, ये ऊपर चला गया, P1Q बाय PQ। अब एक ही बताइए, हाइट या डेप्थ जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, डायगोनल नहीं होता है। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, डायगोनल है ना। तब यदि कहे कि यदि Q पॉइंट किसके नियर हो, तो P से Q का डिस्टेंस वही होगा जो P से किसका डिस्टेंस होगा, H का, और P1 से Q का डिस्टेंस वही होगा जो P से किसका, P1 से किसका होगा, H का। इफ पॉइंट Q एंड H आर वेरी क्लोज टू गेदर, देन PQ किसके करीब होगा, PH, एंड P1Q सिर्फ Q के प्लेस पर क्या दे देना है, H को दे देना। इक्वेशन कितना, तो वैल्यू यहाँ पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, म्यू इक्वल टू P1H बाय PH, ये नया इक्वेशन कितना 3। P1H क्या है, एपेरेंट हाइट, और PH क्या है, रियल हाइट। एपेरेंट हाइट बाय और रियल हाइट, लेकिन एपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ में क्या आया था, ऑब्जेक्ट था डेंसर मीडियम में, देखते कहाँ से थे, रेयर मीडियम से, तो उसमें क्या आया था, रियल डेप्थ बाय एपेरेंट डेप्थ। यहाँ ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम में, देखते कहाँ से, डेंसर मीडियम में से, यहाँ पर क्या लिखे, एपेरेंट हाइट बाय रियल हाइट, यही अंतर है दोनों में। अब देखो शिफ्ट कितना के बराबर, ऑब्जेक्ट है कहाँ पर रियल में, दिखाई कहाँ देता है, P1 पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब P से P1 का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, एपेरेंट शिफ्ट। इक्वल टू PP1। अब PP1 को क्या लिख सकते हो, P1H माइनस PH। P1H कितना के बराबर, माइनस PH, PH बाहर ले लिए, म्यू माइनस 1, PH कितना की इक्वल है, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये PP1। कोई दिक्कत,
अब थोड़ा सनसेट और सनराइज के बारे में समझिए, तब बताएंगे क्रिटिकल एंगल। सनराइज क्या होता है? अर्लियर। और सनसेट क्या होता है? लेट करके होता है, ये ना। Why sunrise is earlier and sunset is late या डिले, ये नहीं कह सकते हो। मान लो यही अर्थ क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, ये नहीं, किसके अबाउट? सन के अबाउट। यहाँ 6 बजे सुबह है, 6, तो यहाँ क्या होगा? नाइट। और यहाँ क्या होगा? दोपहर, नून, ये होगा। अभी सूर्य उदय हुआ है, सन तो यहाँ होगा। तो सन से जो रे ऑफ लाइट आता है, सन यहाँ से बहुत दूर है, इससे जो रे ऑफ लाइट आता है मानते हैं कि पैरेलल बीम आता है। इस डायरेक्शन में सन क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, जिसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 24 आवर है। 24 घंटा में क्या करता है? एक पूरा चक्कर लगाता है। अब एक चीज़ देखिए, इसके चारों ओर क्या है? एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, धूलकण है, गैस है, ये ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अधिक होता है ना। तो जैसे ही यहाँ से जो रे ऑफ लाइट, देखिए हमको एक्चुअल सनराइज जब ई रे यहाँ पर पहुँचेगा तभी एक्चुअल सनराइज हमको दिखाई देगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ से जो रे ऑफ लाइट यहाँ से गया, नहीं, रेयर से कहाँ पहुँचा? डेंसर मीडियम में, यहाँ पर नॉर्मल डाले तो रेयर से जब डेंसर में जाता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अर्थ पर जो ऑब्जर्वर है उसको रे दिखाई दे रहा है, जबकि एक्चुअल में सनराइज होगा कब? जब ई रे यहाँ पर 6 बजे जब आएगा, ये नहीं। इसका मतलब उससे 2 मिनट के लगभग पहले ही, जिस वक्त एक्चुअल में सनराइज होता है उससे 2 मिनट बिफोर ही हमको सनराइज पता चल जाता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण ही रे कहाँ पहुँच जाता है? पृथ्वी पर जो ऑब्जर्वर है उसके आँख में प्रवेश होता है, तो उसको क्या दिखाई देता है? सन दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, इसीलिए सनराइज आपको बिफोर दिखाई देता है। अब देखिए, जब अर्थ ही रोटेट करते करते जब यहाँ पहुँचा तो 6 क्या बजा? इवनिंग, ये मॉर्निंग है। और ये क्या है? इवनिंग। अब एक ही देखिए, एक्चुअल में ई रे जब यहाँ पहुँचेगा तभी हमको सनसेट दिखाई देना चाहिए ना, यही बात है। लेकिन रे जब यहाँ पहुँचा, यहाँ देखिए रेयर से किधर जा रहा है? डेंसर में झुक गया। अगर और कहते हैं जैसे जैसे निकट जाइएगा वैसे वैसे मीडियम क्या हो जाएगा? डेंस होता चला जाएगा, तो और रे क्या होगा? शिफ्ट कर जाएगा इधर, नहीं, जबकि हमको बाद में दिखाई देता है ना। इसीलिए सनसेट जो होता है लेट में, हमको पता चल जाता है पहले ही, लेकिन होता है 2 मिनट लगभग बाद होता है सनसेट। लेकिन हमको लगता क्या है कि सनसेट हो चुका है, क्योंकि लालिमा दिखाई देता है। लालिमा रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो सनसेट और सनराइज जो लेट और बिफोर जो होता है, किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। अब देखिए क्रिटिकल एंगल,
एंड इसको रिप्रेजेंट करते सी से। कहीं कहीं बुक में आपको थीटा सी भी लिखा हुआ मिलेगा। एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसको थोड़ा समझिएगा। मान लेते हैं डेंसर मीडियम है, और इसके कंपैरेटिवली ये रेयर मीडियम है। तो कहता क्रिटिकल एंगल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तब होता है जब रे ऑफ लाइट डेंसर से कहाँ जाता है, रेयर में, अदरवाइज संभव नहीं है। अब इस पर नॉर्मल डालें। तो रे ऑफ लाइट डेंसर से किस पे जा रहा है, और रेयर में। तो आप पढ़ें कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देन इन दिस केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ना। और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू इतना बड़ा कर दिए या थोड़ा और छोटा ही किए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना बड़ा हो गया ना, हो गया। अब इसको और बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। यही क्या कहलाया, क्रिटिकल एंगल। अब कहता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू जब क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से बढ़ेगा। 90 डिग्री से बढ़ने का मतलब है जिस मीडियम से चला था उसी मीडियम में क्या हो गया, या रिफ्लेक्शन हो गया। तो रे कैसा है, और रिफ्लेक्टेड, और कैसा रिफ्लेक्शन, इंटरनली रिफ्लेक्शन, ये ना। और ये कैसा रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे। जब ये रिफ्लेक्शन हुआ तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी तो ओबे करेगा। इसका मतलब है कि जितना एंगल ई होगा उतना ही एंगल ई होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना। अब कहता है ये एंगल अगर और ये एंगल को बढ़ा दिया जाए, अब बताइए ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इधर आएगा या उधर जाएगा। देखिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो बढ़ेगा। इसका मतलब रे किधर जाएगा, इधर जाएगा ना। अगर और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया जाए 6 नंबर ना, ये और बढ़ेगा, इधर चलाएगा ना। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस डायरेक्शन में हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इस डायरेक्शन में हो। इसका मतलब आई 0 कितना एंगल सीधा जा रहा है, प्लेन जा रहा है, यही ना। तो जिस डायरेक्शन में चला था उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, चलते चला गया। कहीं कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर तो क्रिटिकल एंगल किसको कहेंगे, कहता व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। As the value of angle of incidence increases, then the corresponding value of angle of refraction also increases. Now, the value of angle of incidence is so increased
for which the angle of refraction becomes 90 degree, then this particular angle of incidence is known as critical angle. And when the angle of incidence is greater than the critical angle, then the ray of light is reflected back in the same medium, and this process is, this phenomenon is known as total internal reflection of light. यही ना? या ऐसे भी अगर इंसिडेंस लेते हो तो ये एंगल कितना डिग्री है, तो रिफ्रैक्शन भी कितना डिग्री है, चला गया, कोई दिक्कत? व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from denser medium to the rare medium, then it bends away from the normal. Now, that is the angle of refraction is greater than the angle of incidence. The angle of refraction is greater than the angle of incidence. As the value of angle of incidence increases, then the corresponding value of angle of refraction also increases. The value of angle of incidence is so increased for which the angle of refraction becomes 90 degree. Then this particular value of angle of incidence is called, is known as critical angle. Critical angle है ना? अब कहता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया जाता है तो रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, और इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड व्हेन the angle of incidence is greater than the critical angle, then the ray of light is reflected back in the same medium,
टोटल रिफ्लेक्ट कर जाता है। और टोटल रिफ्लेक्ट का मतलब है कि एनर्जी का लॉस नहीं होता है, वहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वहाँ दूसरा कोई फेनोमेना नहीं होता है जिसके कारण एनर्जी को क्या करे, एब्जॉर्ब करे। 100% एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। एंड दिस फेनोमेनन is known as total internal reflection of यहाँ लिखे इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ तक दिक्कत। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच रिलेशन क्या है। मान लेते हैं एयर है और ये क्या ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना म्यू। तो ग्लास से किस में गया, एयर में ना। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। जब आर का वैल्यू 90 डिग्री होता है देन आई किसके बराबर, क्रिटिकल एंगल के बराबर है ना। यहाँ पर म्यू एयर बाय म्यू ग्लास इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। आर कितना डिग्री, 90। म्यू वाटर और 1 बाय म्यू वाटर म्यू इक्वल टू साइन सी। तो साइन सी इक्वल टू 1 बाय म्यू और म्यू इक्वल टू 1 बाय साइन सी। अब एक चीज देखिए, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल कम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का होता है 2.42 के लगभग। इसीलिए सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसका होता है, डायमंड का होता है। अब फॉर ग्लास, अब यहीं पर रुको, फॉर ग्लास म्यू ग्लास इक्वल टू 1.52 होता है, एक क्राउन ग्लास का होता है। अब फ्लिंट का होता है 1.62। अब देखिए क्राउन ग्लास का निकाल रहे हैं, साइन सी इक्वल टू 1 बाय म्यू 1.5 इक्वल 0.667 या 67 कह सकते हैं। ये आ जाएगा लगभग 41 डिग्री 58 मिनट और 60 मिनट कितना के बराबर, 1 डिग्री के बराबर। तो लगभग लिख सकते हैं ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू लगभग क्या होता है, 42 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए वाटर, ग्लास, ग्लास में फिर दो चीज़, क्राउन, फ्लिंट, डायमंड। इसका 1.33, 1.52, 1.62, 2.42। अब इसका देखिए क्रिटिकल एंगल, ये म्यू आया, सी का वैल्यू इसका आएगा 49.75
इसका आएगा लगभग 42 डिग्री के लगभग, इसका आ जाएगा 37.31 डिग्री, ये आ जाएगा 24.41 डिग्री। अब एक चीज़ समझने वाला बात है, यहाँ पर देखिएगा, पूछता है कि कहता है कि डायमंड सबसे चमकीला होता है क्यों। अभी यहाँ से मान लीजिए वाटर है, नहीं एक ग्लास, क्राउन ग्लास ही मान लेते हैं, एक ग्लास है और ये डायमंड, ये नहीं ना होगा। अब एक ही देखिए, ये दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। हम एक एक डिग्री पर रे को भेज रहे हैं, कितना रे जाएगा? 90 रे जाएगा ना। तब देखिए तो इसका एंगल कितना है? लगभग 50 ना। तो 50 के बाद 50 डिग्री के बाद जो भी रे जाएगा वो रिटर्न हो जाएगा ना। कितना रे रिटर्न होगा? 40 रे रिटर्न होगा। ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना? 42 के अलावा कितना बचा? 48। इसमें कितना रे रिटर्न होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितना रे का होगा? 48 रे का। डायमंड का कितना है? 24। कितना रे रिटर्न होगा? अगर एक एक डिग्री पर रे को भेजते हैं तो 90 रे जाएगा, 24 का तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। 24 के अलावा बचा कितना? 66 रे इधर रिटर्न होगा। तो कहता है डायमंड के अंदर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है। उसका क्रिटिकल एंगल क्या होता है? कम होता है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे क्या होता है? ज़्यादा होता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता हो या क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता हो वो ज़्यादा चमकीला होता है। इसीलिए डायमंड क्या होता है? सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। दूसरा, उसके कटिंग के कारण भी ज़्यादा चमकीला होता है। डायमंड का जो कटिंग होता है ऑब्ट्यूज एंगल पर होता है। देखिए ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है ना। हाँ, मान लीजिए कहीं यहाँ से रे इंटर किया, यहाँ नॉर्मल डाले, देखिए टोटल इंटरनल कितना एंगल पर होता है कि बाहर जा सकेगा। यहाँ से जो रे इंटर किया यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर नॉर्मल डाले ना, ये ज़रूर है कि 24 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो फिर यहाँ से फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, इसके अंदर ही रह जाता है, इसके बाहर नहीं जा पाता है। इसीलिए क्या होता है? डायमंड सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। समझे बात को? अब आप लोग पढ़े होंगे मिराज, मृग मरीचिका, नहीं? अब देखिए मृग मरीचिका होता क्या है। मिराज अब पढ़े होंगे कि मरुस्थल में पेड़ का उल्टा छाया बनता है, इन पढ़े हैं। देखिए होता कैसे है। मान लीजिए यही मरुस्थल है, यहाँ पर कोई आदमी, यहाँ पर क्या है? हॉट एयर, और ऊपर क्या है? कोल्ड एयर। कोल्ड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा
और हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? यहाँ म्यू ज़्यादा होगा, यहाँ म्यू, तो रे ऑफ लाइट यहाँ से चला डेंसर से कहाँ चला? और रेयर में। यहाँ पर नॉर्मल डाले, किधर जाएगा? ऐसे ही और नज़दीक से कीजिए, यहाँ नॉर्मल डाले, है नहीं, इधर जाएगा, फिर यहाँ पर नॉर्मल डाले, फिर इधर जाएगा, फिर इधर से नॉर्मल डाले, फिर इधर चला गया। नहीं, लेकिन ये रे लग रहा है इसको आ कहाँ से रहा है? थोड़ा सा एक बार और डालते हैं, फिर नॉर्मल डाल रहे हैं, इस बार इसको इधर करते हैं। इसको लग रहा है कि रे आ कहाँ से रहा है? यहाँ से आ रहा है। इसका मतलब इसका इमेज कहाँ बन रहा है? नहीं बन रहा। अब कभी कभी गर्मी के समय में पिचिंग रोड पर जाते हैं तो आपको लगता है कि पानी है, जलाशय है, वास्तव में वहाँ जलाशय रहता नहीं है, नहीं, एकदम चमकीला दिखाई देता है, लगता है कि जल है। तो होता क्यों है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। ऑप्टिकल फाइबर, ये कहते हैं कांच का बना हुआ रहता है, बाल से भी पतला तार रहता है। ये जो बाल है इससे हेयर से भी क्या होता है? पतला रहता है, जिसको मोड़ सकते हैं, टूटता नहीं है। यही देखिए, यही है। इसके ऊपर जो है कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले, जैसे रबर हो, प्लास्टिक हो, उसका कवर रहता है, ठीक ना। तो रे ऑफ लाइट जैसे ही यहाँ से इन करेगा, यहाँ से देखिए, यही कवर है इसके ऊपर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्मॉलर देन दिस मीडियम। यहाँ से रे जैसे ही इंसिडेंट हुआ, तो डेंसर से कहाँ गया? और रेयर में गया नहीं। और ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 42 डिग्री। देखिए तो 42 डिग्री से ज़्यादा एंगल कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। हाँ, तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। फिर यहाँ पर नॉर्मल डालिएगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। कहीं देखिए तो कोई एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कोई कॉलिजन हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होगा। 100% एनर्जी को ही क्या करेगा? ट्रांसफ़र करेगा। चला गया। अब इसी ऑप्टिकल फाइबर को अगर बैंड कर देते हैं, 180 डिग्री पर भी बैंड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बैंड किया, बैंड करने का क्या फ़ायदा वो देखिए, ऊपर से जो कवर लगा हुआ है वही है। लीजिए इसी का, देखिए यहाँ से रे इंसिडेंट हुआ, देखिए तो लगता नहीं कि प्लेन सरफेस है। बैंड करने के बाद नॉर्मल डाले, ये एंगल कितना? आई किसके बराबर होगा? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर जब इंसिडेंट होगा तभी इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। देखिए तो और तेज़ी से जाएगा, कोई एनर्जी का लॉस हुआ नहीं हुआ। मान लीजिए घर के अंदर आपको सनलाइट को लाना हो, ठीक ना, उसमें खिड़की नहीं है, सन का रोशनी वहाँ प्रवेश नहीं करता है। क्या करते हैं? जिधर से सन का रोशनी आता है वहाँ पर एक होल करके ऑप्टिकल फाइबर को डाल देते हैं। उसको इसी तरह से मोड़ के रूम में लेके जब आइएगा
यहाँ पर जब रे इंसिडेंट होगा, जैसे जैसे यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते होते वहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ पर आपको चमकीला दिखाई देगा। तो क्यों होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। अब बहुत दूर से भी लाइट को ला सकते हैं, वहाँ होल कर दिए, ऑप्टिकल फाइबर को लगा दिए, उसको बैंड करते हुए वहाँ रूम तक पहुँचा दिए, जहाँ ले जाना है रोशनी को वहाँ पर क्या होगा? सनलाइट पहुँच जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म फॉर मिनिमम डेविएशन, थिक प्रिज्म के लिए भी और थिन प्रिज्म के लिए भी, ठीक ना। उसके बाद आपको बताएंगे लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। उसके बाद एक और आएगा लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द प्रिज्म फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, खत्म कीजिए।